हेलो व्यूअर्स, ईडीसी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, लूसेंट के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले सीरीज 3 पे पहुंचे हैं। यानी 2 सीरीज पहले हम लोग ख़त्म कर चुके थे। पहला सीरीज था एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, और दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को यानी तीसरे सीरीज को पढ़ेंगे। आधुनिक इतिहास को आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो वीडियो है, यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है लूसेंट के सीरीज का। तो जो लोग भी प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास नहीं देखे हैं, वो जाएं और मेरे इस चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत करते हैं यानी आधुनिक इतिहास का, और जिसमें हम लोग 41वां टॉपिक नंबर उत्तरकालीन मुगल सम्राट, और 40वां और 41वां भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। आज का हम लोग ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज से आधुनिक इतिहास शुरुआत हो गया है। आज से जुड़िए लोग और अपने 1799 दरोगा की स्पेशल जो सीरीज चल रही है, इस लूसेंट के सीरीज में आप लोग जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। आधुनिक भारत यानी हम लोग 3 भागों के प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। आज हम लोग आधुनिक का शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उत्तरकालीन मुगल सम्राट का मतलब है मुगल। अब मुगलों के बाद जो आता है वही उत्तरकालीन मुगल सम्राट। अब जैसे कि हुआ क्या, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं फिर समझाते हैं कि बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 लगभग 2 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद 63 वर्षीय शहजादा मुअज्जम ने औरंगजेब का बड़ा बेटा शासक बना। उसने बहादुर शाह की उपाधि धारण की। इस लड़ाई में इसने अपने भाइयों मोहम्मद आजम और कामबख्श की हत्या कर दी। बाद में इसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया था। चलिए हम लोग इतिहास को समझते हैं। तो क्या हुआ कि जब औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 की हो जाती है, तो उसके 5 पुत्र होते हैं: मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श इसके पुत्र रहते हैं। अब हुआ क्या कि 2 वर्षों का उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ इन पांचों भाइयों के बीच में। इसमें क्या होता है कि 63 वर्षीय जो मुअज्जम जो रहता है, औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा मुअज्जम, ये क्या करता है, इस युद्ध में यही युद्ध में 2 युद्ध होता है। जो जजायो का युद्ध होता है 1707 में, 18 जून 1707, और उसके बाद में बीजापुर का युद्ध होता है 13 जून 1709। इसमें क्या करता है, इसमें जैसे जजायो का युद्ध में मोहम्मद, देखिए यहाँ पे समझिएगा, अपने भाइयों के साथ मोहम्मद आजम, ये आजम के साथ क्या करता है, जजायो के युद्ध में 1707 में इसको हरा देता है, और उसके बाद में 1709 में क्या करता है, कामबख्श की हत्या कर देता है। और दोनों भाइयों को 2 युद्ध में हराने के बाद जो क्या होता है, ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या करता है, सिंहासन पे बैठता है। कौन? मुअज्जम, उसका औरंगजेब का बड़ा बेटा। और यहाँ से उत्तर मुगलकालीन सम्राट की शुरुआत होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे आते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। कह रहा है क्या, उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। जो उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था, जजायो का युद्ध या बीजापुर का युद्ध, जिसमें आजम और कामबख्श को हराया था मुअज्जम, उसमें गुरु गोविंद सिंह क्या किए थे, साथ दिया था। चलिए दोस्तों, आते हैं। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज और संस्थापक। क्या हुआ, जब डिक्लाइन यानी उत्तर मुगल कालीन हुआ, तो इसमें बहुत सारे राजा कमजोर पड़ गए। और कमजोर पड़ने के उपरांत में क्या हुआ, स्वतंत्र राज की स्थापना होना शुरू हुआ। जिसमें स्वतंत्र राज में अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, ठीक है, भरतपुर, ये सब अपने आप को स्वतंत्र कर लिए। तो वही कह रहा है कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज और संस्थापक, ये जो राज हैं और उसके संस्थापक कौन थे जो मुगल से अलग हो गए, उसी को हम लोग पढ़ना है। और बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अवध के संस्थापक कौन था, तो शहादत खान था, ये पूछा हुआ है। हैदराबाद का चिंकलीज खान या निजामुल मुल्क आसफ शाह इसका नाम था, 1724 में किया था ये, ठीक है। रुहेलखंड वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां
बंगाल का मुर्शीद कुली खां, ये तो बहुत पूछता है। कर्नाटक का सदुतुल्ला खां और भरतपुर का चूड़ामणि बदन सिंह। ये देखिए दोस्तों, ये बार बार इसके स्वतंत्र राज्य के संस्थापक पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। अवध का शहादत खां। कौन? अवध का शहादत खां। हैदराबाद का चिंगलीज खान या निजामुल मुल्क आसफ शाह। रुहेलखंड का बीरदाउर या मोहम्मद खां। बंगाल का मुर्शीद कुली खां। बंगाल का मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक का सदतुल्ला खां और भरतपुर का चूड़ामणि या बदन सिंह। ये आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां का असली नाम मीर अमीन था। देखिए दोस्तों, ये 2446 दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहम्मद शाह को शाहरान बुरहान की उपाधि शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दिया था? मोहम्मद शाह दिया था। तो दोस्तों आप लोग को याद होना चाहिए, मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया था और इसका असली नाम था मीर अमीन, मोहम्मद मीर अमीर या मीर मोहम्मद अमीन। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लोग याद रखिएगा इसको, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्या, खाकी खान ने, कौन? खाकी खान ने बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दिया था। कोई उसको लेना देना नहीं था, एकदम अपने राज दरबार से एकदम शाह एकदम बेफिक्र सोया था, इसीलिए खाकी खां नाम याद रखिएगा लो। खाकी खान ने किसको? बहादुर शाह को शाह बेखबर की उपाधि दिया था। या क्वेश्चन पूछता है शाह बेखबर के नाम से किसे जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है जहानदार शाह। कौन आता है? जहानदार शाह। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको पढ़ते हैं कि जहानदार शाह, इसका कार्यकाल 712 से लेकर 13। ठीक है, उसका कितना था? 7 से 12 था, इसका 12 से 13। जहानदार शाह जुल्फिकार खां की मदद से जहानदार शाह शासक बना। किसके मदद से? जुल्फिकार खां के मदद से जहानदार शाह शासक बना। जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री बनाया जहानदार शाह ने। उसने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। जहानदार शाह ने भी जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, जहानदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं जहानदार शाह के बारे में। क्या हुआ, जहानदार शाह का कार्यकाल 1712-17, इसका जो मदद करता है ये जुल्फिकार खान रहता है और इसी जुल्फिकार खान की मदद से क्या होता है, जहानदार शाह शासक बनता है। और जहानदार शाह शासक बनते क्या करता है, जुल्फिकार खान को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। और ठीक इसने इजारा प्रथा की शुरुआत करता है। कौन? आप लोग याद रखिएगा, जहानदार शाह। ठीक है, और ये जजिया कर को भी समाप्त कर देता है। ठीक है, और जहानदार शाह के शासनकाल में लाल कुमारी नाम की एक वेश्या रहती है जो उसको हस्तक्षेप करने का आदेश दिया रहता है। होता क्या है कि जो लाल कुमारी वैश्या रहती है, ये राज दरबार में बोल सकती थी, हस्तक्षेप कर सकती थी और ये क्या करती है, धीरे धीरे अपने ही समुदाय के लोगों को लाकर भर देती है, जिससे जहानदार शाह का भी क्या हो जाता है, शासन का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है, किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। किसको? दो आदमी था, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। याद रखना है दोस्तों इन दोनों भाइयों का नाम। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता यानी किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। इन्हीं दोनों बाद में जाकर जहानदार शाह के बाद जो फिर उसके बाद से फ़र्रुख सियर को, फ़र्रुख सियर के बाद से रफ़ीउद्दर्जात को, रफ़ीउद्दौला को, मोहम्मद शाह को, ये सब शासक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इनको किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है किंग मेकर के रूप में किन्हें जाता है, तो सैयद बंधु को। किसको? सैयद बंधु को, यानी दोनों भाइयों को। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है जहानदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। इसको क्या बोला जाता था? लंपट मूर्ख। क्योंकि ये होता क्या था, आपकी इसके बारे में हम बता ही दिए हैं।
कि ये इतना मूर्ख था कि वैश्या लोगों को अपने दरबार में भर रखा था, इसीलिए इसको लंपट मूर्ख कहा जाता था। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया जानदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है, लंपट मूर्ख। और आप लोग चलिए ये भी हम समझा देते हैं लंपट मूर्ख क्यों। क्योंकि जो ये लाल कुंवारी जो वैश्या थी उससे ये प्रेम करता था, और अब बता ही दिए थे कि इनके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर आसीन किया हुआ था ये, इसीलिए। और जो इसका भतीजा था फर्रुखसियर, वो क्या करता है जानदार शाह के ये सैयद बंधु के हेल्प लेता है, और जानदार शाह को हटाकर फर्रुखसियर क्या करता है, सम्राट बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। फर्रुखसियर, देखिए इसका कार्यकाल 1713 से लेकर 19। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली की मदद से फर्रुखसियर क्या बनता है, शासक बनता है। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, घृणित कायर। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि फर्रुखसियर को क्या बोला जाता है, तो घृणित कायर, या घृणित कायर के रूप में किसे जाना जाता है, तो फर्रुखसियर को। और लंपट मूर्ख तो जहानदार शाह को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1715 में एक विशिष्ट मंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। क्या होता है, 1715 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया। यह शिष्टमंडल फर्रुखसियर के दरबार में 1717 में पहुंचा। उस समय फर्रुखसियर जानलेवा घाव से पीड़ित था। इस शिष्टमंडल में हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर था, जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया। इससे खुश होकर इसने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दी तथा अंग्रेज सिक्के को मान्यता प्रदान किया। फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया इस घोषणा ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। ये क्या हुआ, ये जो फर्रुखसियर था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घृणित कायर, ये उचक्का क्या करता है, इसको समझ लीजिए एक तरह से घाव हो गया रहता है, बहुत बड़ा फोड़ा तरीका से। ठीक है, अब हुआ रहता है क्या, तो इसका घाव को ठीक करने के लिए क्या होता है, 1712 में एक शिष्टमंडल जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आता है। उसी में एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम रहता है हैमिल्टन। क्या नाम रहता है दोस्तों, नाम याद रखिएगा लोग, हैमिल्टन, जो इसी के दरबार में पहुंचता है। और क्या हुआ, इसको बोल दिए कि इसको घाव हुआ था, जानलेवा घाव, उसको क्या करता है ये हैमिल्टन, घाव को ठीक कर देता है। और ये उच्चका क्या करता है, ठीक होने के बाद ये क्या कर देता है, अंग्रेजों को सिक्के को मान्यता प्रदान कर देता है कि इसका सिक्का चलेगा। और इसीलिए क्या करता है, हम लोग गुलामी के तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का ये क्या कहलाता है, मैग्ना कार्टा कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1717 में ये ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा के रूप में अंग्रेजों को सिक्का का मान्यता दे दिया था। ठीक है, और भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति दे दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अब आगे आते हैं। 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी से उतार दिया एवं अंधा बनाकर मार डाला। क्या हुआ, 1719 में सैयद बंधुओं ने किसको, 1719 में क्या करता है, सैयद बंधुओं ने, याद रखिएगा दोस्तों, पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर को गद्दी पर उठाकर अंधा बना दिया। ये अंधा याद रखना है दोस्तों, अंधा बनाकर क्या कर दिया, मार डाला। उसके बीच में दो गो शासक आए, एगो रफीउद्दर्जात, एगो रफीउद्दौला। देखिए इन दोनों का नाम यहाँ पे दे दिया है। छोटा बहुत कम समय के लिए शासक हुए उत्तर मुगल कालीन का। तो उसके बाद क्या आते हैं, रफीउद्दर्जात को इन दोनों भाइयों ने क्या किया, शासक बनाया, और मुगलों के सबसे कम दिन का शासक ये रहा है। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि रफीउद्दौला को बनाया। सैयद बंधु ने रफीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से भी राजगद्दी पर बैठाया। यह अफीम का आदी था। देखिए दोस्तों, इसको भी कैसे याद रखना है, हम जैसे याद रखते हैं एक ट्रिक से कि फर्रुखसियर के बाद कौन आता है, रफीउ दर्जात आता है। ठीक है, रफीउ दर्जात, ये दरवाजा पे आया और चला गया, इसीलिए सबसे कम दिन का शासक रहा है मुगल काल का। ऐसे याद रखिएगा लोग, रफीउ दर्जात, दर पे आया, दरवाजा पे और चला गया, बहुत कम समय के लिए। उसके बाद आया रफीउ दौला। ठीक है, वो 28 फरवरी से 6 जून तक रहा, ये 6 जून से 17 सितंबर तक रहा। ये 1719 में दोनों ही क्या हुए, खत्म हो गए। और सैयद बंधुओं ने रफीउद्दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया था। याद रखना है, शाहजहां, बताइए, ये शाहजहां द्वितीय के नाम से बैठा। और ये अफीम का इतना आदी था कि इसका भी खेल क्या हुआ, खत्म हो गया। और जो ये रफीउद्दर्जात था, इसके बारे में यहाँ पे लिखा नहीं है, इसे हम बता देते हैं। रफीउद्दर्जात
ये क्या होता है, ये क्षय रोग से मरता है, टीबी से मरता है। किससे मरता है? टीबी से मरता है। और रफीउद्दौला जो होता है, इसको पेचिश हो जाता है। क्या हो जाता है? पेचिश नामक बीमारी से चलते ये मर जाता है। दोनों को याद रखिएगा लोग। चलिए हम लोग आगे आते हैं मोहम्मद शाह के बारे में। और देखिए यहीं पे मोहम्मद शाह आता है, फिर ये दोनों भाइयों का खेल खत्म करता है। चलिए अब आगे आते हैं मोहम्मद शाह 1719 से 48। इनका कार्यकाल याद रखना बहुत जरूरी है। 1719 से 48। मोहम्मद शाह इसने निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया, यानी मौत के घाट उतार दिया। याद रखिएगा लोग, किसकी? निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को क्या कर दिया? मौन के घाट उतार दिया। तुरानी सैनिक हैदर बेग, इनका नाम याद रखना है दोस्तों, हैदर बेग। ये क्या करते हैं? 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर देता है और 1724 में निजामुल मुल्क वजीर बना। हम बोले ना, मोहम्मद शाह आता है, सैयद बंधुओं का खेल खत्म कर देता है, जिनको किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो क्या करता है याद रखिए, निजामुल मुल्क का नाम याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक इसका कार्यकाल रहता है। और ये जब आता है तो सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार देता है, जिसमें एक तुरानी सैनिक रहता है हैदर बेग। आपका कोई दोस्त होगा हैदर, तो याद रखिएगा लोग। हैदर बेग क्या करता है? 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली को क्या करता है? हत्या कर देता है और 1724 में निजामुल मुल्क वजीर बनता है। इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला कर दिया। ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है, किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था? तो मोहम्मद शाह के समय में 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर क्या किया था? हमला किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। इसी के समय ईरान के सम्राट नादिर शाह, देखिए दोस्तों एकदम इसको याद रखना है। ठीक है, ईरान का शासक नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त किया। देखिए दोस्तों एकदम याद रखना ये डेट 1739, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ईरान का सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करता है और करनाल युद्ध में मुगलों को क्या करता है? परास्त कर देता है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे एक नोट में दिया हुआ है, इस नोट को समझिए। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने किया था। दोस्तों याद रखना, हैदराबाद का तुरानी, देखिए अवध अ से ईरानी याद रहेगा, तो हैदराबाद का तुरानी द्वारा किया गया था, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ईरान यानी फारस के सम्राट नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसका कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, चलिए उसको बताइएगा लोग आप लोग कमेंट करके। तो क्या हुआ कि ईरान यानी फारस सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करता है। उस समय किसका शासन रहता है मुगल में? तो मोहम्मद शाह का रहता है। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस यानी पीकॉक थ्रोन क्या करता है, तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस लौटता है। ये क्या होता है? नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए, कितना? 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर वापस लौटता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। तो बताइए, तख्ते ताउस जो था मयूर सिंहासन, तो इस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन होगा? तो वही कह रहा है, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक मोहम्मद शाह था। क्योंकि इसी के समय में क्या किया, नादिर शाह इसे लेकर चला गया, तो अंतिम बैठने वाला कौन रहेगा? तो मोहम्मद शाह ही रहेगा। सुंदर युक्तियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। कह रहा है, सुंदर युक्तियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। यह संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना किया है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग एकदम याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। रंगीला बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को जाना जाता है। रंगीला बादशाह क्यों? क्योंकि युक्तियों के प्रति अत्यधिक रुझान था इसे, इसीलिए इसको मोहम्मद रंगीला बादशाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद क्या होता है?
मोहम्मद शाह ने बहुत सारा ख्यालों की रचना की। ये भी पूछता है कि किसने ख्यालों की रचना किया था, तब मोहम्मद शाह। किसने? मोहम्मद शाह। चलिए मोहम्मद शाह के पढ़ने के बाद में हम लोग इस डायग्राम को देखेंगे। पहले मोहम्मद शाह को पूरा कंप्लीट करते हैं। अब क्या हुआ है कि मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के चिंगलीज खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण कर 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। 1725 दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, कह रहा है क्या, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिंगलीज खान, ऊपर हम 1724 भी बोले, कहीं कहीं 24 भी लिखा रहता है, तो आप लोग घबराइए नहीं, 2424 या 25, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद में चिंगलीज खान ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करके 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है हैदराबाद का, ठीक है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही। चलिए यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम किस चीज का है? तो ये डायग्राम जो है, ये उत्तर मुगल सम्राट यानी उत्तर मुगल राजाओं के डायग्राम है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन से राजा बने। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होता है, उसके बाद से बहादुर शाह आता है, जिसका कार्यकाल 1707 से 12। उसके बाद जहांदार शाह हम लोग पढ़े थे, 1712 से 13। उसके बाद उसके बाद हम लोग फर्रुख सियर को पढ़े थे, 1713 से 19। इसके बीच में हम लोग दो पढ़े थे, रफ़ी दर्जात और रफ़ी दौला, जो मात्र कुछ महीनों के लिए थे। तो वो 1719 में दोनों थे। उसके बाद फिर आते हैं मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, ठीक है। तो मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 48। फिर उसके बाद से अहमद शाह का 1748 से 54। फिर उसका आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। फिर शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806। अकबर द्वितीय का 1806 से 1837। उसका बहादुर शाह जफर, जो 1837 से 1897 क्रांति में भाग लिया। फिर यहाँ से मुगल क्या हुए, खत्म हो गए। तो चलिए इसको कैसे याद, हम ट्रिक से याद किए हैं वो उसका हम बता देते हैं। एक हम ट्रिक लिखे हैं कि बज FM आस ऑफ, देखिए, BJFM AASAB। देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद रखिएगा। बज, देखिए, बी अजय, तो बज, और FM, बज FM, अकरास आस अब, बज FM आस अब, मतलब FM बजने का, FM का आस है आज कि बजेगा FM। तो बज FM आस अब, ऐसे ट्रिक बहुत लोग का अपना अपना ट्रिक है, यहाँ मेरा ट्रिक है बज FM आस अब आप ट्रिक। तो देखिए, बी से बहादुर शाह, जे से जहानदार शाह, एफ से फर्रुख सियर, एम से मोहम्मद शाह, और आस में है तो ए से अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, एस से, फिर ए से अकबर द्वितीय, और बहादुर शाह जफर। इसका मतलब देखिए, ये जो बीच में ए है, डबल ए जो आया है, बज FM आस अब, जैसे आस आता है तो पहले अहमद शाह के बाद जो ए आएगा उसमें सब द्वितीय रहेगा, या कोई भी आएगा, जैसे आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह द्वितीय। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो कार्यकाल याद होना चाहिए। बज FM आ सब ट्रिक है, आप लोग याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि 2 बार वीडियो को देखिएगा, याद हो जाएगा। बहादुर शाह 1707 से 1712, जहानदार शाह के 1712 से 13, फर्रुख सियर का याद रखना है 1713 से 19, मोहम्मद शाह का याद रखना है 1719 से 48, अहमद शाह को 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय का 1754 से 59, और शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1806, अकबर द्वितीय का 1800 से 1837, और बहादुर शाह जफर का 1837 से 1857। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग अहमद शाह के बारे में पढ़ते हैं। किसके में? अहमद शाह, जिसका कार्यकाल 1748 से 54 रहा। यह एक अयोग्य शासक था। इसके इसने राज्यकाल में सभी काम उद्यम बाई को सौंप दिए थे, जिसे किबलाए आलम की उपाधि दी गई है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अहमद शाह के समय, तो पूछता है कि अहमद शाह के समय में कंट्रोल किसके हाथों में था, तो उद्यम बाई के हाथों में था। किसके हाथों में? उद्यम बाई के हाथों में था। और किसको किबलाए आलम की उपाधि दी गई थी, तो उद्यम बाई को। देखिए दोस्तों, एकदम याद रखना है, ये जरूरी, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उपाधि था का था उद्धम बाई का, इसका नाम था किबले आलम, ठीक है।
आई होप कि दोस्तों आप लोग को इनका नाम याद रहेगा। चलिए अब आते हैं कौन, आलमगीर द्वितीय। इनका 1754 से लेकर 59। ठीक है, जहानदार शाह का पुत्र था, ये जहानदार शाह का पुत्र था। इसी के समय में 1757 की प्लासी का युद्ध हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही बार बार क्वेश्चन पूछता है। और आलमगीर द्वितीय का जो नाम था, इसका नाम अजीजुद्दीन था। ठीक है, ये भी याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि प्लासी का युद्ध किसके समय में हुआ था, 1757 में, तो आलमगीर द्वितीय। देखिए दोस्तों, हम क्यों क्यों ये वाला डायग्राम आपको याद कराए हैं, ये वाला, इसका ड्यूरेशन क्यों याद कराए हैं, क्यों ये सब, ये वाला डायग्राम याद कराएं आप लोगों को, ये जो, क्योंकि जब ये आपको याद रहेगा किस कार्यकाल में किसका कार्यकाल कितना से कितना था, तो बहुत आसानी से होता है, हम लोग आंसर कर पाते हैं। जैसे 1757 का जो प्लासी युद्ध है, तो अगर आपको याद है 1757, तो देखिए 1757 कौन आएगा, देखिए यहाँ पे आया ना, आलमगीर द्वितीय 1757 54 से तो इससे दोस्तों बहुत सारा चीजें याद हो जाता है। तो याद रखना है कि आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 में क्या हुआ, इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग शाहजहां तृतीय और शाह आलम द्वितीय। ये 59-60, इसे मुहिउल मित्तल, याद रखना, इसे मुहिउल मित्तल के नाम से भी जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया। ये 59 से 60 में है, इसको मुहिउल मित्तल मिल्लत, सॉरी, मुहिउल मिल्लत। ठीक है, याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि मुहिउल मिल्लत के नाम से किसे जाना जाता है, तो शाहजहां तृतीय को जाना जाता है। चलिए आगे आते हैं शाह आलम द्वितीय को, 1759 से 1806। इसके शासनकाल में क्या होता है, दो निर्णायक युद्ध होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, और बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है शाह आलम द्वितीय को लेकर, तो इसको आप लोग एकदम गौर से थोड़ा देखिए और समझिए। कह रहा है कि शाह आलम द्वितीय का पहले कार्यकाल याद रख लीजिए, 1759 से लेकर 1806, लंबा कार्यकाल रहा है इनका। इसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध होता है, वो पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 में हुआ, और बक्सर का युद्ध 1764 में। पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ था, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं वहां पे प्लेलिस्ट से जाकर, हिस्ट्री के और से मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, और तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था, कमेंट में लिखिए। तो कह रहा है इसके शासनकाल में दो निर्णायक हुए, वो पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठों के बीच में हुआ था ये, और उसके बाद से बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के और यहाँ के शासकों के द्वारा हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। कह रहा है कि किसके, अगर पूछेगा ना कि बक्सर का युद्ध या पानीपत का तीसरे युद्ध किसके, शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ था, यही याद रखना है। और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया, मराठों को, पर देखिए हम बोले तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, तो इसमें क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली विजयी रहता है, मराठों की हार होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि की शर्तों के अनुसार शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया, और इसने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान भी जारी किया। हुआ क्या कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ, 64 में जब बक्सर युद्ध होता है, तो बक्सर के युद्ध में संयुक्त रूप से जब सब सेना हार जाती है, तो क्या होता है, ये इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण इलाहाबाद में रखा गया, और इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए दीवानी सौंपने फरमान जारी कर दिया। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली से ले आए। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए, जहां वह 1803 में 3 तक रहा। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, तो याद रखना है कि शाह आलम द्वितीय को 1772 में मराठा दिल्ली लाए, और क्या हुआ, 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया। याद रखना है दोस्तों, दिल्ली पर अंग्रेज ने कब, 1803, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एकदम इसको याद रखना है। नोट में क्या, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था, इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया।
ये क्वेश्चन पूछ देता है नॉर्मल, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अहमद, देखिए यहाँ पे अहमद शाह है, ठीक है, अहमद शाह, तो अहमद खान लगा दीजिए बस। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था और इसने 8 बार आक्रमण किया था। आप लोग 8 बार, और 17 बार किसने आक्रमण किया था पिछली वीडियो में पढ़ाए थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर देता है। जो शाह आलम द्वितीय होता है, जो गुलाम कादिर खान, उसकी क्या करता है, हत्या कर देता है 1806 में। याद रखना है गुलाम कादिर खान का नाम। उसके बाद अकबर द्वितीय आता है, अकबर द्वितीय आता है, जो 1806 से 37 इसका कार्यकाल रहता है। इसने राममोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। इसके शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोम को मुगल शासन के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया और मुगल शासन के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया। हुआ क्या, अकबर द्वितीय के काल में दो गो सबसे इंपॉर्टेंट काल हुआ। एक पहला, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय दिया था। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अकबर द्वितीय यानी 1806 से 1837, अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था, पहला। और दूसरा क्या होता है कि 1835 में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी सोम को मुगल शासन के अधीन कहलाना क्या करती है, समाप्त कर देती है, और जो मुगल शासक के नाम से सिक्के जारी करना भी क्या करती है, बंद कर देती है। तो अकबर द्वितीय के समय में दो गो इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को हम बता दिए। अब आगे आते हैं बहादुर शाह द्वितीय। ये 1837 से लेकर 1857 इसका कार्यकाल रहता है। बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के नाम से भी इनको जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय या जफर अंतिम मुगल सम्राट था। कौन था, अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 में क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और रंगून इनको भेज दिया गया। म्यांमार में इनको रंगून भेज दिया गया, ठीक है। लाल किला में स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था और मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय में दिल्ली में रहते थे। देखिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम आप लोग को एक बार और क्लियर कर दें कि बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर अंतिम मुगल सम्राट था। अगर क्वेश्चन पूछेगा अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ठीक है। और 1857 में क्रांति के भाग लेने के कारण इसको क्या कर दिया, बंदी बना कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया, म्यांमार। याद रखिएगा दोस्तों। और लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। जो लाल किला स्थित है हीरा महल, वो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर बनवाया था। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मिर्जा गालिब किसके समय में दिल्ली में रहते थे, तो बहादुर शाह जफर के समय में दिल्ली में रहते थे। इनके समय में 1857 क्रांति आंखों देखा हुआ, ठीक है। नोट, हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि हयात बख्श बाग लाल किला कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग उत्तर मुगल कालीन क्या हुआ, खत्म कर दिए। अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या आ गया, अगला टॉपिक हम लोग बोले थे आज के वीडियो में दो टॉपिक को कवर करेंगे, एगो उत्तर मुगल कालीन और एगो भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन। इसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की मतलब अगले टॉपिक की, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। होता क्या है, 17 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने उत्तर महासांतरित होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच में नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डिगामा को गुजराती गुजराती प्रदर्शक अब्दुल मजीद ने सहयोग किया था। चलिए दोस्तों, हम लोग समझते हैं इस लाइन को। कह रहा है, याद रखिएगा, ये डेट याद रखना है दोस्तों, 17 मई 1498। ये क्या होता है, एक पुर्तगाली नाविक जो रहता है वास्को डी गामा, इनका नाम तो सबको याद होगा। ये क्या करता है, उत्तर महासांतरिक होते हुए पश्चिमी भारत के पश्चिमी जो तट है काली कट बंदरगाह, ठीक है, वहीं पर ये क्या करता है, पहुंचता है और भारत यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग का खोज करता है, एक प्रकार समझ लीजिए। पहला यात्री था आने वाला, ठीक है, इसीलिए
वास्को डी गामा का मदद करता है यहाँ के गुजराती एक रहते हैं नाविक, जिनका नाम रहता है अब्दुल मजीद। उनके सहयोग से क्या करता है वास्को डी गामा यहाँ पे पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा ये चीज़ें कि वास्को डी गामा कब आया, तो 17 मई 1498 को आया था। ये कालीकट बंदरगाह आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। और इसका मदद कौन किया था, तो अब्दुल मजीद किया था। और कैसे होकर आया था, तो ये उत्तरमासा अंतरिप होते हुए आया था। उत्तरमासा अंतरिप को केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे निचला जो हिस्सा है, वहाँ एक है आशा अंतरिप। ठीक है, उसका पुराना नाम है आशा अंतरिप या उत्तरमासा अंतरिप आप बोल लीजिए, या केप ऑफ गुड होप के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको इसको तूफानी अंतरिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अब क्या हुआ, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आया। 1509 में अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क भारत के पुर्तगाली का वायसराय बना और इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ शाह से गोवा जीत लिया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ दिया, उसको हम बता दें कि ये जो फ्रांसिस्को ड अल्मीडा जो 1505 से लेकर 1509 तक इसका कार्यकाल रहता है, किसका, फ्रांसिस्को द अल्मीडा का। ये आता है, ये भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आता है। क्या बन के आता है, प्रथम बन रहा है। ये आता है तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाता है, व्यापार। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन था, फ्रांसिस्को ड अल्मीडा। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, अथवा संत जल की अथवा शांत जल की नीति अपनाता है। इसका उद्देश्य मतलब मूल उद्देश्य क्या रहता है, शांतिपूर्वक व्यापार करना। इसीलिए ये कौन क्या साथ देता है थ्योरी, ये देता है ब्लू वाटर पॉलिसी देता है। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है उसको याद रखना, उसके बाद जो आता है 1509 में फ्रांसिस्को ड अल्बुकर्क। ये 1509 से लेकर 1515 रहता है। और ये आने के बाद क्या करता है, आप लोग याद रखिएगा, ये अपना कोचिंग को मुख्यालय बनाता है, ये अल्बुकर्क। ठीक है, और इसके अलावा क्या इसमें दिया हुआ है कि भारत के वायसराय बना। और ये 1510 में क्या करता है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लेता है। 1510 में क्या करता है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा कौन जीत लेता है, तो अल्बुकर्क जीत लेता है। इसके अलावा एक बात जान लीजिए, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शब्द का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है, ठीक है, तो ये क्या बोला था, ये बोला था कि यहाँ पे भारतीय महिलाओं से शादी कीजिए और शादी करने के लिए प्रोत्साहन दिया था, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा तो ये तो याद रखना ही रखना है कि गोवा को कब जीता था, तो 1510 में जीता था, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। आगे आने के बाद इस डायग्राम को देखेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिंग में खोली। यहाँ पे दिया नहीं है, 1503 में क्या करता है, अपने प्रथम फैक्ट्री खोलता है 1503 में। 1505 में खोलता है कन्नूर में, कन्नूर में, कहाँ से, कन्नूर में। ठीक है दोस्तों, 1505 में। तो आप लोग याद रखिए लोग, कन्नूर में। तो कह रहा है क्या, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचिंग में खोला सा 1503 में, याद रखिएगा। दूसरा कोठी पूछेगा तो कन्नूर में 1505 में। ठीक है, कह रहा है कि दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों ने एकमात्र बस्ती संथोमे थी। याद रखना है क्वेश्चन दोस्तों, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी, तो संथोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत डच लोग आए, पुर्तगाली के बाद कौन आया, डच आया। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 में भारत के पूर्वी यात्रा सुमात्रा पहुंचा, भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों के बाद कौन है, तो डच है। और पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन था, जो 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। तो
याद रखना है, प्रथम डच यात्री कार्लिनियन हाउटमैन था, जो 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। बहुत सारा चीजें यहाँ पे दोस्तों नहीं दिया है, उसके बाद डच देने लगा। अभी भी आपको जैसे कि पुर्तगालियों में नुनो डे कुन्हा आता है, और नुनो डे कुन्हा क्या करता है, अपना नुनो डे कुन्हा आके गोवा को अपना राजधानी बना लेता है। फिर उसके बाद से एगो पुर्तगाली क्या करते हैं, कार्टेज अल्मेडा काफिला व्यवस्था भी प्रणाली शुरू करते हैं, या कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था इसको। इसके अलावा क्या करता है, एक आपको मार्टिन डिसूजा, ठीक है, ये भी भारत आते हैं, ठीक है, और इन्हीं के नाम पर सेंट जेवियर, जो जो एक पुर्तगाली रहते हैं, इनका नाम रहता है पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा, इसी के समय में सेंट जेवियर्स भारत आते हैं, ठीक है। और इन्हीं के समय में 1515 में गोवा में सेंट जेवियर चर्च का स्थापना किया रहता है, और यही भारत भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारा चीजें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, चलिए जितना दिया हो उसको उतना ही कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग डच पढ़ेंगे, डच के बाद तब यहाँ पे इस डायग्राम को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ते हैं आगे। दूसरा कौन थे, डच थे। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। क्या हुआ, डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में कहा, मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई। दूसरी कहाँ हुई, पुलिकट में स्थापित हुई। उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पोगेडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखें। देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया हुआ है। पहला कि प्रथम व्यापारिक कोठी डचों ने कब स्थापित किया, तो 1605 में, कहा, तो मछलीपट्टनम में। और दूसरा व्यापारिक कोठी कहाँ पे, तो पुलिकट में स्थापित किया, और यहीं पे अपना स्वर्ण सिक्का पुगेडा डाला। तो पुगेडा सिक्का कितने डाला था, तो डच कहाँ पे डाले थे, तो पुलिकट में, और पुलिकट से ही समस्त इनका गतिविधि केंद्र बन गया। इसीलिए भारत ने प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखा था, कौन, तो ये डच रखे थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में पटना में पहला कारखाना स्थापित किया। बीपीएससी तो बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पटना, जो भी पटना कॉलेज है, ठीक है, वो पहले डच का ये कारखाना हुआ करता था, ठीक है दोस्तों, जो बाद में आपको 1863 में पटना कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया, 9 जनवरी 1863 में। फिर 1917 में पटना यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया। तो किसका, पहले ये डच व्यापारियों का गंगा से व्यापार करने के लिए वो एक कारखाना बनाया गया था। डच द्वारा स्थापित 1632 में पटना कारखाना के रूप में स्थापित कौन किए थे, तो डच किए थे, जो वर्तमान समय में कॉलेज के रूप में स्थापित है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि कोलाचेल की लड़ाई, कोलाचेल की लड़ाई, इस युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 10 अगस्त 1741 को एडमिरल युस्टाचियस डी लेनाय के नेतृत्व में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। कोलाचेल की लड़ाई दोस्तों आप लोग याद रखिएगा लोग, कोलाचेल की लड़ाई त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा कब हुआ था, 1741 में, और आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना एडमिरल यूचासियस ली लेनाल के नेतृत्व वाली डच सेना क्या हुई थी, इसमें पराजित हो गई थी। तो पहला तो क्वेश्चन ऐसे याद रखना है कि कोलाचेल की लड़ाई कब हुई थी, तो 1741 में, 21 तक त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के साथ और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, ठीक है दोस्तों। डचों का भारत में अंतरिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य में वेदरा युद्ध से क्या हो गया, समाप्त हो गया। और फाइनली क्या होता है, डचों को अंग्रेज क्या करते हैं, पूर्ण रूप से हरा देते हैं, उनका बिस्तोरिया लपेट कर भगा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है डचों का अंतिम रूप से पतन कब हो गया था, 1759, यानी 60 से 1 साल पहले 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच में वेदरा युद्ध से इनका क्या होता है, खेला समाप्त हो जाता है, ठीक है। और फिर 1760 में वांडीवास के युद्ध होता है, जिससे फ्रांसीसियों का भी खेला साफ हो जाता है। तो वो भी आगे देगा, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। करा क्या, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया। इस अधिकार पत्र के अनुसार इंग्लैंड की कोई भी कंपनी इस क्षेत्र में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी।
अब क्या हुआ, याद रखना दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 में जो इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, क्या नाम था, एलिजाबेथ प्रथम, ये क्या करती है, 15 वर्षों के लिए पूरब में व्यापार करने के लिए एक अधिकार प्रदान कर देती है। यहाँ पे 15 साल नहीं दिया, आप लोग याद रखिएगा, प्रथम बार 15 साल के लिए दिया था। ठीक है, आगे आते हैं। कर प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। याद रखना दोस्तों कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। ये बहुत जरूरी है कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे, तो 217 थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मुगल के दरबार में प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था, प्रथम अंग्रेज जाने वाला मुगल दरबार में था कैप्टन हॉकिंस। कब गया था, तो 1609 में। किसके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में गया था। और किसका राजदूत था, तो जेम्स प्रथम का राजदूत था। एकदम क्लियर करके दोस्तों याद रखना है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो कैप्टन कैप्टन हॉकिंस था। हॉकिंस जो जेम्स प्रथम का राजदूत था और 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। पहला अंग्रेजी जहाज भारत आने वाला रेड ड्रैगन। देखिए ड्रैगन आप लोग समझते हैं, जो रेड था, अंग्रेज क्या थे, रेड ड्रैगन थे, एक तरह समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे आते हैं। कह रहा है क्या, 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम को व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। क्या होता है, 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में 1611 में व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दे दी। और क्या होता है, जहांगीर क्या करता है, 1613 में एक फरमान जारी करता है और इस फरमान से क्या होता है, अंग्रेजों को सूरत में, कहा, सूरत में थॉमस एडवर्थ के अधीन क्या करता है, व्यापारिक कोठी खोलने का क्या कर देता है, अनुमति दे देता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखना है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे एक नोट है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। मुगल मुगल काल में सूरत को काबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको हम समझा देते हैं। हुआ क्या कि प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 को खोला, मगर पहली बार सूरत में 1608 में स्थापित किया गया था, मगर यह असफल रहा, जो बाद में 1613 में क्या हुआ, फिर उसके बाद से खोला गया। अब मुगल काल में जो सूरत को काबुल मक्का यानी मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। किसको, सूरत को। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो आप लोग एकदम इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे आते हैं। सोलह सौ पंद्रह में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। क्या हुआ कि 1615, ये डेट याद रखना है, 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर भेजा, जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां के अंग्रेज से व्यापारिक छूट प्राप्त करने में क्या हुआ, कुछ सफल रहा। तो ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखना कि सर टॉमस रो ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान
को 500 पोगेडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्र पूर्व व्यापार कर सकते थे। एक फर्रुख सिंह 1717 में दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखिए 1632 में ये दे दिया। क्या हुआ कि 1632 में, याद रखिएगा, गोलकुंडा के सुल्तान अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान यानी गोल्डन फरमान कौन देता है, तो 1632 में देता है। एक गोलकुंडा का सुल्तान रहता है, ठीक है। वो क्या करता है, 500 पोगेडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह को स्वतंत्र पूर्वक व्यापार करने के लिए दे दिया। ठीक है दोस्तों, याद रखना है उसको। चलिए आगे आते हैं। अब क्या है कि 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम पर पड़ा। इन फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। अब क्या हुआ कि 1639 में, कब, 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे, याद नाम इनका याद रखिएगा, जो फ्रांसिस डे था 1639 में चंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। ये चंदगिरी के राजा जो था उससे मद्रास क्या किया, पट्टे पर ले लिया, और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। इस कोठी का नाम क्या पड़ा, फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा, और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट का अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में, देखिएगा ये बहुत रोचक कहानी है, कैसे दे देता है दहेज में। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, याद नाम रखना है इनका, यह ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। क्या हुआ, 1661, कब, 1661 में एक पुर्तगाली राजकुमारी रहती है। पुर्तगाली राजकुमारी, इनका नाम क्या है, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, और एक ब्रिटेन का राजकुमार रहता है चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों को क्या होता है, विवाह हो जाता है। और इसी विवाह में क्या होता है, दहेज के रूप में पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान कर दिया, जैसे इसके बाप का था। समझिए लोग, क्या हुआ कि पुर्तगाली के अधीन बंबई था, वो पुर्तगाली ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई क्या कर दिया, दहेज के रूप में दे दिया। देखिए दोस्तों, ये दूसरे देश से आए, यहाँ पे शासन किए, और यहीं पे अपना पूरा स्थापित करने के बाद देखिए अपने में शादी कर रहे हैं, और हम लोग के देश के भूभाग को ये दहेज के रूप में एक दूसरे को दे रहे हैं। कितना रोचक वाली बात हुई, आप लोग समझिए इतिहास कितना मजेदार है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। तो याद रखना है 1661, याद रखना है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ द ब्रेगेंजा, इनका ब्रिटेन का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय क्या करता है, दहेज में के रूप में पुर्तगाली क्या करता है, चार्ल्स द्वितीय को बंबई दे देता है। और ये जो चूतिया रहता है चार्ल्स द्वितीय, ये क्या करता है, आगे चलिए, ये ये दे देता है। फिर क्या करता है, 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, क्योंकि ये तो ब्रिटेन का था, ये भी अंग्रेज था, और ये कंपनी इसी के। तो क्या हुआ, 1668 में चार्ल्स द्वितीय बंबई को, याद रखिएगा लोग, 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड कब दिया था, 1668 में। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई बना दिया। और क्या कर दिया, 1687 में अंग्रेज क्या करता है, मुख्यालय सूरत से हटाकर क्या कर देता है, बंबई बना देता है। 1687 में, ठीक है दोस्तों। है ये, इसका नाम याद रखिएगा लोग, गेरोल्ड उंगियार। ये 1669 से 77 सूरत का प्रेसिडेंट है, बंबई का गवर्नर, बंबई शहर का निर्माण करता है या स्थापना कौन करता है, तो यही करता है गेरोल्ड ओंगियर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ये सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर रहता है, बंबई शहर की स्थापना कौन करता है, तो यही करता है गेरोल्ड ओंगियर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है इनका नाम। चलिए हम लोग आगे आते हैं। बंगाल के शासक शाहजूजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। निशान क्या था, एक प्रकार का टैक्स छूट, एक प्रकार का टैक्स फ्री था, इसी को निशान कहते थे। तो ये क्या करता है, बंगाल के शासक शाहजूजा 1651, कितना, शाह सूजा, ये क्या करता है, 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट दे देता है। इसको क्या बोलते हैं, उसको निशान कहते हैं। 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गांव सूता, नूती, कालीकट और गोविंदपुर, याद रखिएगा लोग दोस्तों, ये तीनों एक साथ, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इनको बाद में क्या करता है, चरनौक कोलकाता का स्थापना करेगा मिलाकर।
ये क्या करता है, 1698 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 गांव सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त कर यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स सयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चरनॉक ने रखी थी। देखिए दोस्तों, इसका नाम याद रखना है 3। 1668 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी 3 गांव सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर, ये क्या करता है, ये 1200 रुपए भुगतान कर प्राप्त करने की एक फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए और कालांतर में कलकत्ता नगर कहलाया। और इसकी नींव किसने रखा था, जॉर्ज चरनॉक ने रखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरे के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित किया गया। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी, भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी कहाँ पे, तो फ्रैंको कैरे के द्वारा सूरत में 1668 में। ठीक है, उसके बाद 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देश में फ्रैंकविन मार्टिन ने वालिकोंडापुर के सूबेदार शेख खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्या हुआ कि 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देशक जो था फ्रैंकविस मार्टिन ने क्या किया, वालिकोंडापुर, कौन, वालिकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोदी से क्या करता है, पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त कर लेता है। ये याद रखिएगा, पुदुचेरी नामक किसे, शेर खान लोदी से, और कालांतर में ही पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है 1674 में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब क्या है कि आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, देखिए आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष का मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी का संघर्ष के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये दोनों का आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष किसके नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कर्नाटक युद्ध। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, पहला। 1740 में ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस संघर्ष के कारण ही भारत दोनों कंपनियों के मध्य 1746 में युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध, फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में 1748 में एक्सला एक्सला सैपेल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का विवाद आपसी सहमति से सुलझा दिया गया। देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48, पहला तो ये डेट याद रखना है 46 से 48। ये क्या था प्रथम कर्नाटक युद्ध, कि 1740 में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ, ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, और इस संघर्ष के कारण भारत में दोनों कंपनी के मध्य 1746 में युद्ध आरंभ हो गया। किसके किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। इसीलिए इसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया सेंट टोपे का युद्ध, फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना की जीत मिली और अंग्रेज क्या हुई, इसमें हार गई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या हुआ 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट टोपे का युद्ध, फ्रांसीसी सेना को जीत मिली। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में हुई एक्सला शैपेल की संधि से युद्ध क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। उत्तराधिकारी का विवाद भी आपसी सहमति से सुलझा दिया गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या याद रखना है दोस्तों, सबसे पहला चीज कि ये 1746 से 48 के बीच में हुआ था। और इस कौन संधि से सुलझा दिया गया, तो एक्सला शैपेल की संधि से इसको समाप्त कर दिया गया। ये दो चीज बहुत जरूरी है। और ये प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके लिए हुआ था, तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए ये हुआ था। चलिए अब दूसरा आते हैं, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54, 48 में वो खत्म हुआ था, ये 49 से शुरू हो गया। इस युद्ध के कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना।
और ये दूसरा कैसे बना इसमें, ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का विवाद बना। हैदराबाद कर्नाटक में चल रहे इन विवादों से राजनीतिक बढ़त बनाते हुए डुप्ले ने हैदराबाद में क्या किया, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। अपरिहार अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग एवं अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा। अब क्या हुआ, सबसे पहला चीज तो याद रखना है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54, ये हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद था। ये दूसरा दूसरा कर्नाटक युद्ध, इसमें क्या हुआ, हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहे विवादों से राजनीतिक बढ़त हेतु डुप्ले क्या करता है, हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चंदा साहिब का साथ दिया। ठीक है, ये फ्रांसीसी डुप्ले था वो। और अपरिहार्य रूप से अंग्रेजों को नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग करना पड़ा, और फिर उसके बाद इनका करना पड़ा। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1749 में फ्रेंच सेना की सहायता से एक युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया तथा चंदा साहब कर्नाटक का अगला नवाब बना। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। हैदराबाद, आसफ आसफ जाह शाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर नासिर जंग पुत्र और भतीजे मुजफ्फर जंग के मध्य में विवाद हो गया था हैदराबाद को लेकर। और कर्नाटक को लेकर नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य में विवाद हो गया था। इसीलिए इसका कारण बना ये दूसरे कर्नाटक युद्ध में ये लोग शामिल हुए। ठीक है, तो 1749 में क्या हुआ, फ्रेंच की सेना सहायता से एक युद्ध, अनवरुद्दीन मारा गया और चंदा साहब का कर्नाटक का अगला नवाब बना। आते हैं 1750 में नासिर जंग की फ्रेंच सेना के संघर्ष करता हुआ मारा गया और मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बना। फिर उसके बाद आगे कहानी को देखते हैं। करा क्या, अन- अनवरुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चित्रचनापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया और क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में असफल रहा, तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी, तो अरकटा थी, उस पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कर्नाटक के एक युद्ध पर नजर डालते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित हुआ था, जो 1748 में किसके, एक्सला सैपल की संधि से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और इसके तहत कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ। इसमें युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो जाती है, उससे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह गुडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। और पांडिचेरी की संधि से 1755 में इसके साथ युद्ध विराम हो गया। पहला में कौन सा संधि था, एक्सला सापेल की संधि था। दूसरा में कौन, तो पांडिचेरी का संधि 1755 में। ये चला कब से कब युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, ये 49 से 54 के बीच में चला। डुप्ले की हार हुई और डुप्ले जगह कौन गवर्नर नियुक्त हुआ, तो गोडे हुई। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। और 54 तक चला, तो 55 में क्या हो गया, एक संधि हो गया जिसको पांडिचेरी की संधि के नाम से इस सात युद्ध का भी विराम कर दिया गया। तीसरा तीसरा कर्नाटक युद्ध 1754 तक 55 में हुआ, फिर ये 56 से शुरू हुआ, 56 से 63। इसके बीच में जो हुआ 56 में शुरू हुआ, और सप्तवर्षीय युद्ध एक ही अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त कर दिया गया। और ये 7 वर्ष सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था, यह समझ लीजिए। 7 साल तक चलने वाला था, इसीलिए सप्तवर्षीय तीनों में से। और ये कौन, ये पेरिस की संधि से इस युद्ध को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब, तो 46 से 48। ठीक है, और 48 में कौन सा संधि हुआ, एक्सला सापेल की संधि हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो 49 से 54। और दूसरा कर्नाटक युद्ध में 55 में हुआ था, जो कौन सा, पांडिचेरी की संधि से। और तीसरा कब हुआ था, तो ये 54 के बाद से 55 में संधि हुआ, फिर 56 से चलना शुरू हुआ, 56 से 63, और 63 में, सॉरी 56 से 63। ठीक है, और 63 में फिर कौन सी संधि हो गई, तो ये फिर इसकी संधि से इसको समाप्त कर दिया गया। ये था कर्नाटक युद्ध के बारे में कुछ डायग्राम, छोटा सा। चलिए आगे देखते हैं इसको भी, कि 1752 में स्ट्रेंजर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने
त्रिचिन्नपल्ली को बचा लिया। कौन? त्रिचन्नपल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों को सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस हार के कारण डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया और 1754 में गोहांडू अपना अगला फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया और जनवरी 1755 में पांडिचेरी संधि के साथ यह युद्ध का कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन सा युद्ध? तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब आते हैं 1707 में अंग्रेज सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी को बुरी तरह हार हो गई। क्या हुआ 1760 में? क्या हुआ? अंग्रेज सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों की हार हो गई। यहाँ पे फिर ये बोरा बास्ता सरिया कर ये लोग चल दिए यहाँ से। जिस प्रकार वेदरा के युद्ध में 1759 में डच का अंत हो गया, उसी तरह फ्रांसीसियों का अंत 1760 के वांडीवास के युद्ध में हो गया। यहाँ से ये लोग बढ़िया बस्तर उठाकर चल दी। ठीक है दोस्तों, और अंतिम शक्ति कौन बच गया? तो अंग्रेज बच गए। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कब अंग्रेजों ने पांडिचेरी से फ्रांसीसियों से छीन लिया? 1761 में। मगर क्या हुआ फिर कि 1763 में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंदनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश क्या किया? लौटा दिया। और जो अंतिम जो पेरिस संधि हुए थे कर्नाटक के तीसरे युद्ध में, वो क्या हुआ? 63 में पेरिस संधि से क्या होता है? अंग्रेजों ने चंदनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को क्या कर दिया? लौटा दिया। और 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे और यह प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे, जो 1454 में जाकर क्या हुए? छोड़े। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगला चैप्टर बंगाल और अंग्रेज का आधिपत्य पढ़ेंगे। इसके अलावा ऊपर हम लोग जो डायग्राम छोड़े हुए थे, उस डायग्राम को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ताकि वो चीज़ भी क्लियर करते हम लोग चलें, ताकि डायग्राम ना छूटे, वहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये डायग्राम को छोड़े थे और ऊपर तो ई वाला चैप्टर सब डायग्राम कंप्लीट था। यहाँ से यहाँ पे क्या है, कह रहा कि यूरोपियन कंपनी और इसका स्थापना। देखिए यहाँ पे यूरोपियन कंपनी और उसकी स्थापना, इसीलिए इसको छोड़ दिए थे। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आया, तो 1498 में इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। देखिए दोस्तों, अगर क्रम पूछता है, ये यूरोपियन कंपनियों का स्थापना वर्ष पूछेगा तब से, और आने का क्रम पूछेगा तब डच पहले हो जाएंगे। आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये यूरोपियन कंपनी का स्थापना वर्ष पूछेगा तब ऐसे सीक्वेंस में सजाना है। पुर्तगालियों का कब? 1498 में। फिर ईस्ट इंडिया कौन? एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा चार्टर जो निकाली थी 15 वर्षों के लिए 1600 में। डच कंपनी 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रांसीसी 1664 में और स्वीडिश 1731 में। ऐसे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और फिर देखिए यहाँ पे यूरोपियन कंपनियों के प्रथम फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापित किए? तो पुर्तगाली पहला कहाँ किया था? कोचिंग में 1503 में, और दूसरा 1505 में कुन्नूर में। और डच पहला मुसुलिपट्टनम में 1605 में, अंग्रेज मुसुलिपट्टनम में 1611 में। फिर उसके बाद से सूरत में खोलते हैं। डेनिश ट्राउनकोट में 1620 में, फ्रांसिस सूरत में 1668 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए दोस्तों एकदम याद रखना है इसको, नहीं याद रहने पे बहुत दिक्कत है। पुर्तगाली कोचिंग में 1505 1503 में, और डच मुसुलिपट्टनम में 1605 में, अंग्रेज मुसुलिपट्टनम में 1611 में, डेनिश त्रावणकोर में 1620 में और फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। ठीक है, ये स्थापित करते हैं और इस जगह पे करते हैं। ऐसे आप लोग को याद रहना चाहिए दोस्तों। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं। पहले कौन? यूरोपियन कंपनियों का स्थापना, तो पहले पुर्तगाली आए 1498 में, फिर स्थापित किए। फिर अंग्रेज, उसके बाद 1600 में स्थापना। फिर डच कंपनियों की स्थापना 1602 में। फिर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। और उसके बाद यूरोपियन कंपनी की प्रथम फैक्ट्री, जैसे पुर्तगाली प्रथम फैक्ट्री 1503 में कोचिंग में, 1505 में कुन्नूर में। और डच अपना पहला मुसुलिपट्टनम में 1605 में, अंग्रेज अपना पहला मुसुलिपट्टनम में ही 1611 में, और डेनिश अपना पहला त्रावणकोर में 1620 में, और फ्रांसीसी अपना पहला सूरत में 1668 में। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, जो डायग्राम बचा हुआ था उसको भी हम लोग क्या कर दिए? कंप्लीट कर दिए।
और कोई इसमें अब डायग्राम बचा नहीं है। हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद में भी हम लोग पढ़ लिए थे। और अगला जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।